हाँ जी, बच्चा पार्टी. So now we have done the impulsive forces, and today we are going to discuss collision. And the force that we have done means impulsive will play very important role in the collision. तो द टर्म कॉलिजन, देखिए कॉलिजन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसका रोल रोटेशनल मोशन में काफी अच्छा होगा और कॉलिजन के काफी अच्छे क्वेश्चंस आगे आएंगे. तो इस कॉलिजन में जाने से पहले इस बार क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर नोट्स बनाएंगे. पहले इसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर पॉइंट वाइज सेक्शन वाइज न्यूमेरिकल्स करेंगे. जैसे अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉलिजन. तो कॉलिजन का मतलब जैसे ही दिमाग में आता है कि आपस में टक्कर हो जाना. अब ये टक्कर का मतलब यानी कॉलिजन का मीनिंग क्या, दोनों बॉडीज का आपस में डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाना ही कॉलिजन है. रोड पे दो अगर ट्रक जा रहे हैं या कोई टू व्हीकल्स हैं, वो आपस में सामने से जाके लड़ जाते हैं, तो क्या तभी कॉलिजन बोलेंगे. या ये भी हो सकता है कि जैसे रोड पे कोई एक साइकिलिस्ट जा रहा है जिसका मास कम है और एक साइकिल से जा रहा है, उसके बहुत पास आके यानी वेरी क्लोज एक ट्रक है जो हाई स्पीड में जा रहा है. इमेजिन करो कि 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सडनली वो अपनी ट्रक की स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर करता है और साइड में जो साइकिलिस्ट जा रहा था उसके साथ से निकलता है. मींस इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 मिलीमीटर रह जाता है पर उसको टच नहीं करता. तो जनरली ये देखोगे कि जो साइकिलिस्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में रोड से नीचे गिरेगा. उसके दो रीजन हो सकते हैं. पहला ये कि एयर का इम्पैक्ट पड़ा हो, हवा का प्रेशर पड़ा हो, साइड में गिरा हो. और ये भी हो सकता है कि डर की वजह से साइड में गिरा हो. यानी क्या हम इसको कॉलिजन की कैटेगरी में लाएंगे, तो आंसर होगा बिल्कुल लेकर आएंगे. मतलब कॉलिजन का मीनिंग सीधा टकराना नहीं है. कॉलिजन का मीनिंग होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज. ये अपने दिमाग में बिठा लो. जरूरी नहीं है कि बॉडी सामने सामने एक दूसरे को टच करे, फिजिकली टच करे. यहाँ पर मीनिंग सिर्फ ये है कि एक बॉडी के फोर्स का इम्पैक्ट दूसरे पर आए और पहली वाली बॉडी के मोशन की जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो कॉलिजन हुआ. कॉलिजन पढ़ने में एक चीज हमें और याद रखनी है कि कॉलिजन में फोर्सेस तो कई हो सकते हैं. जैसे जिस सरफेस पे चलेगा नॉर्मल भी एक फोर्स होगा, वेट भी एक फोर्स होगा. लेकिन जब हम कॉलिजन की बात करेंगे तो वी विल टेक ओनली एंड ओनली इम्पल्सिव फोर्सेस, जैसे हमने पिछले वाले टर्म में किया है. नहीं है तो पीछे जाके देख सकते हो कि नॉर्मल फोर्स इम्पल्स कब बनता है, फ्रिक्शन इम्पल्सिव कब हो जाता है, टेंशन इम्पल्सिव कब हो जाता है. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दो बॉडी आपस में टकराएंगी, उनकी टक्कर कैसे होगी वो डिपेंड करेगा दोनों बॉडीज का सरफेस कैसा है, वो रिजिड है या सॉफ्ट है. दूसरा, जब हम फोर्स ऑफ एमजी की बात करेंगे या नॉर्मल नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मल मतलब जनरली जैसा हम नॉर्मल फोर्स बनाते हैं एमजी, क्या हम उसको काउंट करेंगे? जी नहीं, क्योंकि जो इम्पल्सिव अगर नॉर्मल होगा तो काउंट करेंगे. कॉलिजन का केस है जिसमें टाइम इंटरवल इतना कम होता है कि अदर एक्सटर्नल फोर्सेस जो नॉर्मली यूज होते हैं जैसे वेट है, नॉर्मल है या कॉन्टेक्ट है, इन सब का यूज हम नहीं करेंगे. हम केवल उन फोर्सेस का यूज करेंगे जो इम्पल्सिव नेचर के होंगे. ये हमें अपने ये बात दिमाग में रखनी है. अब जैसे इसकी कॉलिजन की हमें थ्योरी बनानी है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक ना तुम लोगों के लिए रेडी किया हुआ है, उसी को वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद कॉपी पे पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, फिर आगे जाना है. और वो ये बोर्ड है. अब इस बोर्ड पर देखो मैंने क्या पहले से रेडी किया था. नंबर 1 यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है. द टर्म कॉलिजन रिप्रेजेंट एन इवेंट ड्यूरिंग विच टू पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाय मीन ऑफ फोर्सेस. मतलब दो बॉडी का पास आना और अब इनके फोर्सेस के बीच में इंटरेक्शन हो जाना भी कॉलिजन होता है. जैसे केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है और कोई एक पॉजिटिव पार्टिकल अगर यहाँ से आएगा तो वो ये इस डायरेक्शन में चला जाता है, जिसको आप लोग इम्पैक्ट पैरामीटर टाइप का पढ़ते हो. तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, सीधा आ रहा है. बस पॉजिटिव होने की वजह से दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, जिससे अल्फा पार्टिकल जो अपनी इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था वो इतने एंगल पर डेविएट हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया. लेकिन यहाँ पे सीधी टक्कर नहीं हुई है, तो ये भी कॉलिजन की कैटेगरी में माना जाएगा. ठीक, तो इसी बात का ये मीनिंग है कि जब दो पार्टिकल कम टू क्लोज आते हैं तो उनका जो इंटरेक्शन होता है बाय मींस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस, उसको भी हम एक कॉलिजन बोलेंगे. तो एक चीज हमारे ये हो गई.
दूसरा यहाँ पे देखिए नोट मैंने वही लिखा है जो अभी आपको बताया। नंबर 1, ड्यूरिंग कॉलिजन टू पार्टिकल्स मे और मे नॉट टच फिजिकली। एग्जांपल सामने है, जरूरी नहीं कि टच करें। नंबर 2 में नोट करोगे, they will interact for short time interval and exchanging their momentum and energy। जब इनका आपस में कॉलिजन होगा तो अगर उस सिस्टम में हम ये मानेंगे कि पूरा एक सिस्टम है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगेगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी का ट्रांसफर कभी काइनेटिक से पोटेंशियल और कभी पोटेंशियल से काइनेटिक, वो आगे बात करेंगे, मतलब एनर्जी और मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर 3 है, the duration of collision of time interval is negligible as compared to the usual time interval observations of motion। जनरली जो मोशन होते हैं जिसमें फोर्सेस लगते हैं, नॉर्मल लगता है या कैपिटल एफ इक्वल एम ए पढ़ते हो, उस टाइप के जो फोर्सेस लगते हैं उसमें टाइम का फैक्टर तो होता है बट इतना शॉर्ट नहीं होता। लेकिन कॉलिजन के टाइम में जो इम्पल्सिव फोर्स लगते हैं जो पीछे पड़ा है, टाइम इंटरवल बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से हम उस टाइम ड्यूरेशन के फोर्सेस को ही काउंट करेंगे। तो यहीं से हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि जो टाइम इंटरवल बहुत कम है तो जनरली यूज होने वाले फोर्सेस को कैन बी इग्नोर। तो यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, नॉन इम्पल्सिव जो उस ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर टाइम पर जब बॉडी में इंटरेक्शन हो रहा है उस टाइम पर अगर उनका चेंज चेंज तो जनरली होता है, अगर वो काउंटेबल नहीं है यानी वो मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो वो नॉन इम्पल्सिव होता है। और हम कॉलिजन वाले केस में नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस पर फोकस नहीं करेंगे। नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट एज ड्यू टू स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन ओनली। इम्पल्सिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिजन। तो ये एक कॉलिजन का अपना टाइप नंबर 1 था जहां पर हमने इसको पहले देखा। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, जैसे 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 ये थ्योरी आगे बढ़ेगी और बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसकी। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर। अब पॉइंट 2 पर क्या है, इसी को समझना है। न्यूमेरिकल्स करने से पहले अगर थ्योरी अच्छी पकड़ में आ गई, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजरस वो क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी वाले होते हैं, देखने में आसान लगते हैं बट वो होते नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे माना कि एक मेरे पास बॉडी m1 है जो u1 वेलोसिटी से चल रही है और दूसरी वाली जो बॉडी है वो u2 वेलोसिटी से चल रही है जिसका मास m2 है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन मैं और दूर कर दूं, अभी मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि लाइन ऑफ मोशन क्या होती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक जनरल केस लिया है कि दोनों बॉडीज का जो प्लेन ऑफ मोशन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, देयर इज नो इंक्लाइनेशन, किसी टाइप का कोई 2 डायमेंशन टाइप की एक्टिविटी नहीं हो रही है। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों बॉडी का साइज लगभग इक्वल दिखाई दे रहा है। तो अब ये बॉडी जब चलेगी तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि अगर u1 का वेलोसिटी u2 से ज्यादा होगा तो ही इसमें कॉलिजन होगा, अदरवाइज इनका सेपरेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर u2 स्लो है और u1 फास्ट है तो थोड़ी देर के बाद ये बॉडी यहाँ पर आके एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी ऐसे। अब ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये कैसा होगा, इसमें जो पहली वाली बॉडी है वो ट्राई करेगी इस बॉडी के अंदर घुस जाने की, इंटर कर इम्बेडेड हो जाने की, मतलब इनका जो डिजाइन है जो शेप है वो चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन सिंपली देख सकते हो कि रोड पे दो कारें आ रही हैं, दोनों कारें आपस में लड़ गई तो किसी न किसी का बोनट तो टूटेगा, किसी का हेडलाइट टूटेगा, किसी का बम्पर टूटेगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो हो रहा है यहाँ पर हो रहा है डिफॉर्मेशन। अब हमें ये देखना है कि इस डिफॉर्मेशन में क्या क्या होता है। तो उसको अगर अच्छे से एनालाइज करो तो ये देखोगे कि जब पहली वाली बॉडी है वो दूसरे में एम्बेडेड होने की कोशिश करेगी। अगर इसी चीज को मैं ये देखना चाहूँ कि ये ग्राफ पर देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम। फोर्स वर्सेस टाइम जैसा मैंने इम्पल्स में पढ़ाया था। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब टकराने के ड्यूरेशन में, तो जो फोर्स इनमें पहले जीरो था आपस में, जब ये दोनों आपस में दूर दूर थे वहां पर फोर्स एक हो सकता है जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन फोर्स, पर वो नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो इनिशियल लेवल पर मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं अट्रैक्शन वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है। लेकिन अगर ये इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये वाला जो इतना पोर्शन है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वो पीरियड है
जब बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, उस टाइम पर जो इम्पल्सिव फोर्स होगा वो देखिए रैपिडली बढ़ेगा। अगर इसको ग्राफ के बेस पर बनाओगे तो ये फोर्स सडनली एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा बहुत तेजी के साथ। यहाँ तक बढ़ा। अभी हम बात करें डिफॉर्मेशन की। दूसरी चीज इसमें क्या होगी जो क्वेश्चंस में हेल्प करेगी, अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, तो सेकंड वाली बॉडी फर्स्ट बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, एक्सपीरियंस करेगी पहली, अप्लाई करेगी दूसरी, और इसी टाइप से यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसमें सेकंड बॉडी फील करेगी, फर्स्ट बॉडी अप्लाई करेगी। ये दोनों फोर्सेस लगेंगे। सिंपल वे में कह सकते हो कि नॉर्मल फोर्सेस हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स का नेचर होता है कंप्रेसिव, बॉडी को दबाना। लेकिन यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहे हैं, जो डिफॉर्मेशन हो रही है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए हो रही है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स का नेचर कैसा है, तो आंसर होगा इम्पल्सिव। ये इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स होगा। इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 बाई 2। इन शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है कि ये वो इम्पल्सिव फोर्स है जो 1 ने फील किया, 2 ने अप्लाई किया। इसी टाइप से अगर इसको बताना चाहो तो ये कौन सा फोर्स होगा, इसका नेचर भी होगा इम्पल्सिव। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दिस इज इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स और ऑन बॉडी नंबर 2 एंड अप्लाइड बाय बॉडी नंबर 1। ये दोनों पर इम्पल्सिव फोर्सेस लगे। और देखिए क्या होगा, अब इसमें पहले से ये देखो कि जो पहले वाली बॉडी थी वो तेज चल रही थी, दूसरी वाली बॉडी स्लो चल रही थी। तो जब इन दोनों में टक्कर होगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट बॉडी की स्पीड है u1 वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले तेज थी, वो स्लो थी। लेकिन जो सेकंड वाली बॉडी है उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो इंक्रीज होगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि पहली वाली बॉडी रिटार्डेशन फील करेगी और सेकंड वाली बॉडी की स्पीड में कुछ गेन फील करेगी। ये होगा ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, यानी जैसे जैसे ये क्लोज आते चले जाएंगे, डिफॉर्मेशन होता चला जाएगा, तो पहली वाली जो बॉडी है वो उसकी स्पीड कम होगी लेकिन दूसरे वाले की बढ़ेगी। ये होगा ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। लेकिन ये ऐसा कब तक होता रहेगा, अब ये दोनों बॉडीज मान लीजिए आपस में एम्बेडेड हो गए या अलग अलग हो गए, अभी नहीं हुए, डिफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि ये दोनों बॉडीज एक कॉमन वेलोसिटी v से चलना स्टार्ट कर देंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद इसमें होता है रीफॉर्मेशन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, अगर इसको और अच्छे से देखना है तो सिंपल सा एग्जांपल स्क्रीन के बेस पे सोच सकते हो। यहाँ पर एक मास रखा हुआ है m2 और ये एक मास यहाँ पर m1 आता है। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि m2 वाला जो मास है वो रेस्ट में रखा हुआ है और जो m1 है वो v1 वेलोसिटी से चलता है, तो बताइए इसमें क्या होगा। सबसे पहले ये m1 आएगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन को आप मान सकते हैं डीफॉर्मेशन। तो जब तक ये स्प्रिंग कंप्रेस होती रहेगी m1 फोर्स से, तब तक जो पहली वाली ये वाली स्पीड थी v1 ये कम होती जाएगी। कब तक कम होगी, जब तक ये स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस नहीं कर देता। जैसे ही स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, इसका कहने का मतलब ये होगा कि जो v1 स्पीड ब्लॉक की थी वो 0 हो जाएगी, यानी इस ब्लॉक के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी इस स्प्रिंग में चली जाएगी। उस समय क्या होगा कि ये पूरा एक सिस्टम बन जाएगा और जो रेस्ट में था इसको भी स्पीड मिल जाएगी। तो जब तक ये ब्लॉक स्प्रिंग को दबा के रखेगा तब तक ये दोनों साथ साथ कॉमन स्पीड से चलेंगे। लेकिन क्या स्प्रिंग ऐसे ही बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं। स्प्रिंग थोड़ी देर बाद अपने को रीफॉर्म करेगी। तो रीफॉर्मेशन में क्या होगा वो अलग से बात करनी है। अभी हमें ये समझना था जिस टाइप से स्प्रिंग को मैक्सिमम दबाने को हम बोलते हैं कंप्रेशन, उसी को मैं यहाँ बोल रहा हूँ डीफॉर्मेशन। और इस डीफॉर्मेशन में हुआ क्या है, पहले वाली स्पीड जो ज्यादा थी वो कम हो रही है और जो दूसरी है उसकी स्पीड बढ़ रही है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब कहा जाएगा, जब दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगी, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेज। उसके बाद आएगा रीफॉर्मेशन। अब रीफॉर्मेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोलाइड करने वाली बॉडीज कैसी थी।
तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें देख ली, इम्पल्सिव फोर्सेस भी आ गए, नॉर्मल फोर्सेस भी आ गए, और ये था डिफॉर्मेशन। अब हम लोग अगले पेज पे डिस्कस करेंगे रिफॉर्मेशन। अब देखो, जो पिछली वाले बोर्ड की पिक्चर थी वो मैंने यहाँ पे बना रखी है। पहले यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रही थी। डिफॉर्मेशन होने के टाइम पर पहले वाले बॉडी की स्पीड कम हो रही थी, नहीं रिटार्ड हो रही थी, और दूसरे वाले की एक्सिलरेट हो रही थी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्सेस। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना है। ये वाली बॉडी थोड़ी देर के बाद रिफॉर्मेशन स्टार्ट करेगी, मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी अगर उससे कंपेयर करूं तो रिफॉर्मेशन में क्या होगा कि बॉडी फिर से अपने उसी स्पेशल शेप और साइज में वापस आ जाएगी। अब ये जो मैंने बोला आ जाएगी, ये एक आइडियल वर्ड है। रोड पर अचानक आपने देखा कभी कि दो कारें आपस में लड़ गई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो कार के बीच में टक्कर हो और हमें आवाज सुनाई ना दे? प्रैक्टिकली तो ये नहीं होगा। अगर तुम्हारे सामने ऐसा हो रहा है तो तुम्हें क्या लगेगा, यार मेरे कान खराब हो गए, इसको चेक कराओ, मुझे सुनाई नहीं देता। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा कि दो गाड़ी आपस में लड़ गई और आवाज ही सुनाई नहीं दी। अगर आवाज हुई तो साउंड एनर्जी में कुछ तो लॉस हुआ, एनर्जी आई कहाँ से? दोनों बॉडी मोशन में थी, दोनों बॉडीज के पास काइनेटिक एनर्जी एक सिंगल सोर्स था। जब साउंड एनर्जी सामने आई यानी एनर्जी का लॉस हुआ। दूसरा, जो दोनों बॉडी आपस में टूट गई, कार आपस में डैमेज हो गई, किसी का हेडलाइट टूटा, किसी का कुछ हुआ, और जब उन दोनों को अलग किया गया तो देखा कारें फिर वैसी हो गई। ये तो जादू हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो रियलिस्टिक में ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉडी में डिफॉर्मेशन हो और कॉलिजन होने के बाद यानी रिफॉर्म वो जब अपने आप को करे, तो 100% रिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो 100% तो ये वापस आएंगी नहीं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जनरल कंडीशन लिया जाए कि बॉडी जब अपने आप को रीगेन करेगी, मान लेते हैं कि रीगेन करने में इनका जो शेप था वो जैसा था वैसा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया है, तो ये केस हुआ रिफॉर्मेशन का। ऐसा होने के बाद ये दोनों बॉडीज मूव करती है। मूव करने में मैंने माना कि पहली वाली बॉडी v1 स्पीड से चलेगी और दूसरी वाली बॉडी v2 स्पीड से चल रही है। बॉडी नंबर v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 1 आफ्टर कॉलिजन। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 2 आफ्टर कॉलिजन। दूसरी चीज, कॉलिजन के बाद किस बॉडी का स्पीड बढ़ जाएगा और किसका कम हो जाएगा। जैसा हमने पहले बोला है, बॉडी नंबर 1 रिटार्डेशन फील कर रही थी ड्यू टू इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स जो उसकी तरफ लगा था, और जो बॉडी नंबर 2 थी वो एक्सीलरेटेड मोशन उसका होगा ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स। तो जो सेकंड बॉडी है उसका स्पीड बढ़ जाएगा और जो फर्स्ट बॉडी है उसका स्पीड कम हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसको ग्राफ पे देखो तो डिफॉर्मेशन के टाइम पर इम्पल्सिव फोर्स का वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता है और रिफॉर्मेशन के टाइम पर ये इम्पल्सिव फोर्स कम होता है क्योंकि उनका कांटेक्ट हटता है। दूसरी चीज, इस ड्यूरेशन में जिस सरफेस पर ये इवेंट हो रहा था, क्या उस समय हमने एमजी के बारे में और इस नॉर्मल के बारे में सोचा? जी नहीं, मैं पहले ही पढ़ा के आया हूँ कि ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है, इस समय इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स का कोई भी कंपोनेंट इस नॉर्मल और इस एमजी को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एमजी को इग्नोर करेंगे। अब इसमें दूसरी चीज आती है कि वो एक्चुअली कॉलिजन में हुआ क्या। कॉलिजन में होता है मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर। तो थोड़ी सी उसकी बात करूं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं दोनों बॉडीज को एक सिंगल सिस्टम मान लूं यानी m1 को भी और m2 को भी, तो सिस्टम होगा आइसोलेटेड, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कोई होगा नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का जैसे p1 पहले का है, p2 दूसरे का है, तो ये मोमेंटम इक्वल होगा 1 का डैश मतलब फाइनल और p2 डैश मतलब दूसरे का फाइनल। यहाँ पर कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन और रहता है, क्या ये p1 मोमेंटम p1 डैश के इक्वल होगा? ऐसी गलती नहीं करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बोलता है कि द वेक्टर सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि अगर पहली बॉडी का मोमेंटम 2 है, दूसरी का 3 है, तो 3 + 2 5, तो फाइनल मोमेंटम 5 आएगा। हो सकता है कि पहले वाले का 3 हो, जैसे मान लीजिए मैंने रफली एग्जांपल लिया कि 2 इसका था और 3 इसका था, दोनों का सम बना 5। तो जब राइट हैंड साइड में जाओगे तो हो सकता है पहले का 3 हो और दूसरे का 2 हो।
लेकिन इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 5। ये मीनिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। टोटल एल्जेब्रिक सम, टोटल एल्जेब्रिक कहना उतना ठीक नहीं है, वेक्टोरियली सम, यानी इनिशियल टोटल मोमेंटम ऐड करो वेक्टर के फॉर्मेट पे, फाइनल ऐड करो वेक्टर के फॉर्मेट पर, वो दोनों इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि P2 इनिशियल P2 फाइनल के इक्वल होगा, P1 इनिशियल इसके इक्वल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, टोटल मोमेंटम इक्वल होगा। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि कॉलिजन किसी भी टाइप का हो रहा हो, बॉडी का नेचर कैसा भी हो, इलास्टिक है, नहीं इलास्टिक है, रिजिड है, सॉफ्ट है, कैसा भी हो, लेकिन हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो ऑल टाइप ऑफ कॉलिजन में कंजर्व रहने वाला है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे नंबर, मान लीजिए ऐसा होता है कि ये दोनों बॉडी आपस में टकराई, ये कुछ ऐसे मटेरियल की बनी हुई थी जो इलास्टिक था, परफेक्ट इलास्टिक। और इलास्टिक एक प्रॉपर्टी है जो आगे पढ़ोगे इलास्टिसिटी में जाके, कोई भी बॉडी को जब हम डिफॉर्म करते हैं, अगर वो, अभी तुम बस इतना समझ लो, जिस चीज को हम इम्यूनिटी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, कि दो बच्चे हैं, दोनों अगर धूप में निकल जाए, एक को फीवर आया, एक को फीवर नहीं आया, एक जैसी राउंड में गए, एक जैसी फील्ड में गए, इक्वल टाइम इंटरवल दे गए, एक बच्चा ऐसा है जिसको फीवर आ जाता है और एक को नहीं आता है, तो लोग ये कहेंगे जिसको फीवर आ गया उसका इम्यूनिटी लो था और जिसको नहीं आया उसका इम्यूनिटी पावर हाई था। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है कि इलास्टिक है, रबड़ है, स्प्रिंग है, किसी बॉडी को जब हम डिफॉर्म करते हैं, यानी उसके साइज में चेंज करते हैं, हैमर से किसी बॉडी को बीट करो या किसी को ट्विस्ट करो या किसी को खींचो, अगर वो डिफॉर्मिंग फोर्स जिसने शेप और साइज को चेंज किया, अगर मैं उसको हटा दूं, तो बॉडी अगर ओरिजिनल उसी शेप में आ जाती है, तो मैं कहता हूं वो इलास्टिक है, यानी इम्यून सिस्टम रखती है। तो बायोलॉजी में जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, फिजिक्स में उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे माइंड में एक चीज ये आ जाएगी, किसी की बॉडी में कितने भी इंफेक्शन हो, अगर वो अपनी इम्यूनिटी पावर से उसको ठीक कर लेता है, तो हाई इम्यून सिस्टम वाला बोला जाएगा। उसी टाइप से जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, जब वो रिफॉर्म करती हैं, अगर वो अपने साइज को, अपने शेप को 100% रीगेन कर जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है। बायोलॉजिकल टर्म में बोला जाएगा परफेक्टली इम्यून सिस्टम उसका काम कर रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ पर्सन हैविंग हाईएस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वर्सेस इलास्टिसिटी, फिजिक्स का इलास्टिसिटी और जियोलॉजी का इम्यूनिटी, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग, अगर एनालॉग बनाओगे तो। यहाँ पर अगर मैं ये मानता हूँ कि दोनों बॉडीज परफेक्टली इलास्टिक हैं, तो 100% ये आपस में रीगेन करेंगी। अब इसमें सोचो, अगर ये रीगेन करेंगी तो एनर्जी का क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों टकराई, पहली वाली बॉडी जब दूसरे से टकराई, तो उसने क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी को दूसरी बॉडी को ट्रांसफर किया। इनिशियल लेवल पर क्या होगा, अगर मैं इसी एग्जांपल को एक बार, मैं बाद में इसके नोट्स बना के भी तुम्हें दे दूंगा, प्रॉपर उसका नोट्स बना लेना, पहले समझ लो, बाद में अगले बोर्ड तुम्हें पूरा लिख के दे दूंगा जो मैंने बोला है, क्लियर हो जाएगा। अगर मैं फिर इसी का एग्जांपल लेके चलूं, ये जो अपनी स्प्रिंग थी जिसको मैंने माना था M2, और इसकी मान लो स्पीड V2 है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है जो V1 स्पीड से आता है M1। अब मैंने दोनों की स्पीड मान ली थोड़ी देर के लिए, V1 इज ग्रेटर देन V2 भी मान लिया। तो अब यहाँ पे सोचो, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया था, मतलब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो गया, ये V2 है और ये V1, अब इन दोनों को जब इससे ज्यादा ब्लॉक स्प्रिंग को दबा नहीं सकता, तो ये दोनों सिस्टम एक कॉमन स्पीड V से चलने लगता है, यानी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के केस में दोनों का स्पीड सेम हो जाता है। इसमें हुआ क्या, इस ड्यूरेशन में ये हुआ कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, वो 100% यहाँ पे जीरो हो गया जब वो स्प्रिंग के पास आया। उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किसने ले ली, स्प्रिंग ने ले ली। तो पहले क्या हुआ, ध्यान से समझना, पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी, और किस में जा रही है, सेकंड अरेंजमेंट जो आपका विद द स्प्रिंग मैंने बनाया समझने के लिए, तो वो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में आ गई। अब अगर बॉडी पहले जैसी फिर होनी है, पहले जैसे शेप और साइज में आनी है, तो वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जो M1 बॉडी से जो भी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग ने लेकर अपने अंदर रख ली है, अगर वो स्प्रिंग 100% उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर से M1 को वापस कर दे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
और वो बॉडी फिर से उतनी ही स्पीड में चलने लग जाए, तो मैं बोलूंगा एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। ये तभी हो सकता है जब आवाज भी ना आए, बॉडी का साइज भी ना बदले, तो ही ऐसा होगा कि इनिशियल काइनेटिक फाइनल के इक्वल होगा। रियलिटी में तो कुछ लॉस तो होगा। लेकिन अगर फिजिक्स में एज ए स्टूडेंट हमें ये पढ़ाया जाता है कि बॉडीज आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स दे आर एबल टू रिफॉर्म कंप्लीटली। अगर ये 100% अपने शेप और साइज को मेंटेन कर जाती है, जैसे थी वैसे ही हो जाती है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले काइनेटिक पोटेंशियल में बदला, सिस्टम में ड्यूरिंग deformation during deformation first kinetic energy will convert into potential energy. During reformation this type of potential energy is going to convert kinetic energy completely. There will be no loss. अगर loss नहीं है, पूरी तरह conversion हो गया, तो इसको बोलोगे perfect elastic collision. परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन वर्ड अगर किसी क्वेश्चन में कहीं दिखता है, तो तुरंत समझ जाना देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ना आवाज आई, ना हीट प्रोड्यूस हुई, ना डैमेज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन को मत मान लेना, क्योंकि न्यूक्लियर जब आपस में ब्लास्ट होते हैं तो वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। मैं उस टाइप के कोलिजन की बात यहाँ नहीं की जा रही है। राइट नाउ यू आर लर्निंग ओनली द मैकेनिक्स, यानी मैकेनिकल बॉडीज जो दिखती हैं उसकी बात हो रही है, एटॉमिक फिजिक्स की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जब रिफॉर्मेशन हुआ तो B1 B2 बना। अब दूसरी चीज अगर मैं ये बोलता हूँ कि हमारी जो बॉडी है वो ऐसी है जो पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है, थोड़ी सी इलास्टिक है। थोड़ी सी इलास्टिक का मतलब क्या है कि जब इस थोड़ी सी इलास्टिक का मीनिंग ये होगा कि जब बॉडी अपने को रिफॉर्म करेगी, M1 M2 वाले शेप में आएगी, तो 100% एनर्जी जो M2 बॉडी ने पहले ली थी, वो रिफॉर्मेशन के टाइम पे पूरी एनर्जी वापस नहीं करेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी अपने पास रख लेगी। क्यों अपने पास रख लिया? इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का शेप और साइज पहले जैसा नहीं होगा। पहले जैसा नहीं होगा इसका मतलब पहले जो बॉडी काइनेटिक एनर्जी लेकर आई थी, उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले बॉडी को पोटेंशियल के फॉर्मेट पे दी थी। ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन जब लेने का नंबर आया, तो उसने पूरी एनर्जी वापस नहीं की। जब उसको पूरी एनर्जी वापस मिलेगी ही नहीं, तो वो पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप में आएगी ही नहीं। तो इस टाइप के कॉलिजन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। हाँ, चलेगी जरूर, यानी कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी मोशन तो करेंगी, लेकिन पहले जैसी एनर्जी के साथ नहीं करेंगी। इसको बोलेंगे इनइलास्टिक कॉलिजन। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक बॉडी थोड़ी रिजिड है और दूसरी बॉडी ऐसी है कि दोनों बॉडी आपस में एम्बेडेड हो जाते हैं। एम्बेडेड होने का मतलब एक बॉडी तेजी से आई, दूसरे के अंदर घुस गई। माने ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि जिसमें बॉडी एम्बेडेड हो गई। एम्बेडेड होने का मतलब ये हुआ कि पहली बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो 100% पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जब रिफॉर्मेशन हुआ, तो उस बॉडी ने पहले वाले बॉडी को किसी टाइप की एनर्जी वापस नहीं करी, बल्कि अपने साथ रखी। तो इस टाइप के केस में क्या होगा? इसको बोला जाता है हाईएस्ट केस ऑफ डिफॉर्मेशन। क्योंकि जब ये बिल्कुल अलग नहीं हुई, तो पहली बॉडी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, यानी उसका जो भी चीज थी, उसका जो भी डिजाइन था, वो तो अब है ही नहीं, क्योंकि दूसरे में चली गई। तो जब पहली बॉडी का कुछ बचा ही नहीं, उसका शेप और साइज 100% खत्म हो गया, इसका मतलब ये 100% हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि पहली बॉडी का डिफॉर्मेशन 100% हो गया। तो अगर 100% डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उस समय जब सिस्टम मूव करेगा, तो मैंने पहले ही बोला है कि दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इसमें क्या हुआ? एक तो एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हुआ। तो इस टाइप के केस में हम ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। और जो दूसरा वाला केस था जिसमें पार्शियली इलास्टिक था, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी। और लास्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो ड्यूरिंग कॉलिजन नहीं होगी, लेकिन इनिशियल फाइनल के इक्वल होगी। अब ये पूरा चक्कर क्या है, एक बार सुनो। पहला कॉलिजन परफेक्ट इलास्टिक, मोमेंटम कंजर्व, यस। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, बिल्कुल कंजर्व। दूसरे वाले केस में जब थोड़ा सा बॉडी इलास्टिक नहीं है, कुछ अपने पास रख रही है, यानी पूरी तरह से वापस नहीं दे रही है, तो इस केस में एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व केस नहीं लगा सकते। और जो लास्ट वाला केस है, इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दोनों क्या तीनों केस में मोमेंटम कंजर्व होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है चॉइस ऑफ द सिस्टम पर। तो जैसा आपने सिस्टम माना, उसके अकॉर्डिंग वो कंजर्व हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल के इक्वल होती है या कहीं भी हमेशा कंजर्व होती है?
तो ध्यान रखो, जब कॉलिजन होता है तो कॉलिजन के टाइम पर पहली बॉडी दूसरे को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करती है और उस समय ये गारंटी नहीं है कि उसको 100% वापस मिलेगी। कहने का मतलब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि V1 की स्पीड कम हो गई और V2 की स्पीड ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली बॉडी मूव कर रही थी, मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल थी थोड़ी देर के लिए, दूसरी बॉडी मूव कर रही थी उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल थी। दोनों का सम करो तो कितना आएगा? 5 जूल। लेकिन डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद रीफॉर्मेशन हुआ, रीफॉर्मेशन होने के बाद दोनों की वेलोसिटी V1 V2 हुई, V1 कम हुई, V2 ज्यादा हुई। इसका मतलब साफ है कि जो सेकंड वाली बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 जूल हो गई और पहले वाले बॉडी की एनर्जी 2 जूल हो गई, लेकिन सम अभी भी पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बट क्या ये कंजर्व बोला जाएगा? तो इसको ऐसे पढ़ना है कि ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व, बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन द इलास्टिक कॉलिजन। एक छोटी सी बात है पर ध्यान रखना है कि जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो इनिशियल काइनेटिक फाइनल के इक्वल तो होगा, बट अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो आंसर होगा मे बी और मे नॉट, यानी यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे ज्यादा अच्छा होगा, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व ड्यूरिंग कॉलिजन। तो ये इस 3 टाइप के कॉलिजन हमें यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। पहला परफेक्टली इलास्टिक जिसमें 100% होगा, दूसरा पार्शियली हो सकता है, और तीसरा परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक का मतलब है कि जब बॉडी एक के दोनों बॉडी आपस में एम्बेडेड हो जाए, जरा सा भी रीगेन का सिस्टम ना हो, जरा सा भी रिफॉर्मेशन ना हो, तो बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। थोड़ा सा रिफॉर्मेशन तो बोलेंगे इन इलास्टिक, और अगर 100% रिफॉर्मेशन हो तो परफेक्ट इलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। तो 3 टाइप के कॉलिजन है। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, नंबर 2 इन इलास्टिक कॉलिजन जिसमें थोड़ी सी एनर्जी बचा ली जाती है, और नंबर 3 परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो ये है हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हैं आगे वाले बोर्ड पे। जो भी नोट्स अभी यहाँ पे आगे आ रहे हैं उसको अच्छे से देखना है और पूरा कॉपी पे नोट करना है, फिर अगले वाले बोर्ड पे जाना है वीडियो को पॉज करके। ओके, ये है अपनी ऑब्जर्वेशंस। जो डायग्राम बना था ना M1 U1 M2 U2 और डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल कंक्लूजन में ये नोट्स हैं जो आपको वीडियो को रोक के यहाँ से नोट करना है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल कंजर्व, यस। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल मे और मे नॉट बी कंजर्व डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉलिजन। यही बात हम लोगों ने की है। In elastic collision, elastic potential energy stored in deformation period will get converted into kinetic energy. This type of collision known as perfectly elastic collision. Point number 4, in perfectly elastic collision, no fraction of mechanical energy remains stored as deformation potential energy in the bodies. क्योंकि 100% शेप और साइज को रिगेन करना है तो ऐसा होगा। Number 5, if bodies are not elastic, then bodies will continue to move together and process of collision ends here at maximum deformation. As I told you, this is perfectly inelastic collision. और लास्ट में कोई भी collision ऐसा नहीं है जो perfectly elastic होता हो, तो थोड़ी बहुत एनर्जी का लॉस तो होगा ही। तो अब इसमें आते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पर। ये तो हमने डिस्कस किया एक जनरल पॉइंट। अब चलते हैं इसके आगे। देखो, तो नेक्स्ट पार्ट है कॉलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? एक्चुअली ये एक मेजरमेंट है कि दो बॉडी जब आपस में कोलाइड करेगी तो कॉलिजन होने के बाद क्या होगा। इसका बेसिक डेफिनेशन होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन टू द इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन। यानी डीफॉर्मेशन का कितना इम्पल्स है और रिफॉर्मेशन के टाइम पर कितना इम्पल्स है। इम्पल्स का मतलब बॉडी को आपस में एक दूसरे पर कॉलिजन के टाइम पर कितना फोर्स लगाया और सेपरेट होते टाइम कितना फोर्स लगाया। तो यहाँ से एक चीज तो और क्लियर है कि इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू उतना ही कम होगा।
मतलब यहाँ से एक आइडिया तो लग रहा है कि नेचुरल वे में अगर रियलिटी पे बात करो तो जिस स्पीड से दोनों टकराएंगे, कॉलिजन होने के बाद वो स्पीड तो नहीं रहेगी, या ऐसे कहो कि जो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले थी, कॉलिजन के बाद वो नहीं रहेगी। इसका मतलब साफ है कि इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन हमेशा ज्यादा होगा और रीफॉर्मेशन हमेशा कम होगा। तो यहाँ से अपने माइंड में एक आइडिया भी आ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू न्यूमेरिकली कुछ भी है, पर वो वैल्यू इस 1 से कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशियो, जिसमें इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हमेशा ज्यादा रहने वाला है रियलिटी में, तो ई का जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा कभी आएगा नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 से कम ही रहेगा। अब हमें इसकी बात करनी है कि इसको समझोगे कैसे। जो डायग्राम मैंने अभी यहाँ पे लिया था कि एक M1 बॉडी थी जिसका कॉलिजन से पहले U1 स्पीड, दूसरी बॉडी थी U2, फिर इनका हुआ डिफॉर्मेशन, फिर इनका हुआ रीफॉर्मेशन। रीफॉर्मेशन में स्पीड मान लो B2 और B1, ये वाला मास M1 और ये वाला मास M2। ये पीछे हम लोग बात करके आए हैं और हमने ये भी देखा है कि जब दोनों बॉडी कॉलिजन करेंगी तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले हम मोमेंटम की ही बात करें, बाई मोमेंटम, साथ में नोट्स जरूर बनाने हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल के इक्वल होगा। तो इनिशियल क्या था, M1 U1 M2 U2, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। जब ये डिफॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, तो बॉडी किस स्पीड से चलती है, थोड़ी देर के लिए v स्पीड से, फिर इनका रिफॉर्मेशन होता है। तो जब दोनों का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, उस टाइम पर जो मोमेंटम होगा वो M1 प्लस M2 इंटू वी होगा। ये v क्या है, v वेलोसिटी उस टाइम की मैंने ली है जब इसमें डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हुआ है, और फाइनली जो मोमेंटम होगा इनके रिफॉर्मेशन के बाद वो होगा M2V2। ये अपने पास एक इक्वेशन आ रही है और ये इक्वेशन बहुत कुछ बताएगी। देखिए कैसे, मान लो हमें यहाँ पर ये कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का केस है तो ये वेलोसिटी तब की मानी जाएगी जब इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ। तो उस टाइम पर अगर मैं रीसॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास दो रास्ते हैं। अगर हमारे प्रॉब्लम में इनिशियल वेलोसिटीज हमें मालूम है तो M2 U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 होगा। और ये ध्यान रखना है जब भी सॉल्व करो, कोशिश करो कि वेक्टर साइन मत भूलना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होती है। इनिशियल पता है तो इधर चले जाना, और अगर इनिशियल नहीं मालूम, फाइनल मालूम है, तो देखो M1 V1 M2 V2 और ये वाला मास। अपने पास इस वेलोसिटी को निकालने के दो रास्ते, या तो हम इधर आ जाएं, नहीं तो हम इधर आ जाएं, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा न्यूमेरिकली। अब दूसरी चीज, अगर ये मोमेंटम कंजर्व हुआ, ये कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता, इनइलास्टिक होता तो ये वाला केस हमें मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी कभी सेपरेट होगी ही नहीं। तो ये कुछ चीजें न्यूमेरिकल पे जाने से पहले अभी से समझते चलो। अगर कॉलिजन हमारा इलास्टिक है तो तीनों केस आएंगे, इनिशियल मोमेंटम भी आएगा, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन भी आएगा, आफ्टर यानी रिफॉर्मेशन के बाद का भी आएगा। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बॉडी एम्बेडेड हो गई, एम्बेडेड हो गई तो M1 प्लस M2 इंटू वी, और वी वेलोसिटी ही फाइनल वेलोसिटी बन जाएगा। तो एक तो डिस्कस हमने ये किया कि हम ऐसी कोई इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। पहला केस हो गया मोमेंटम केस। अब कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन की हल्की सी नॉलेज आ गई। अब इसी में चेंज करते हैं थोड़ा, और यहाँ पे अब हमें लिखना है इम्पल्स की बात करो। थोड़ा सा इम्पल्स के लिए चलते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पल्स ऑफ, यानी कुछ क्वेश्चंस इस पर भी आते हैं, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी डिफॉर्मेशन के टाइम पर अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ इम्पल्स की बात की जा रही है, इम्पल्स हम बहुत अच्छे से पहले से पढ़ चुके हैं, तो इम्पल्स में किस टाइम पर बात करना है, डिफॉर्मेशन के टाइम। डिफॉर्मेशन के टाइम पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगा था, मान लो N0, जो बॉडी नंबर 1 पे लगा, 2 ने लगाया, क्योंकि ये नॉर्मल लगता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर, और यहाँ पे नॉर्मल।
अगर इम्पल्स निकालने में कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो नंबर 1-2 देख लेना। यहाँ पर हो गया n0, ये वाला इम्पल्स है जो m2 पर लगेगा, ये है m2 और ये है m1। इनिशियली जो m1 बॉडी थी वो u1 स्पीड से चल रही थी, दूसरी u2 से चल रही थी, और हमें ये मालूम है कि डिफॉर्मेशन के टाइम पर दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी v हो जाता है, जिससे ये दोनों बॉडीज चलती। ठीक, अब मान लो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इम्पल्स डिफॉर्मेशन का जो हुआ वो बॉडी नंबर 2 पर कितना हुआ। मान लो मुझे m2 पर बताना है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें क्या समझाया था, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m2v, क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन मैंने कई बार बताई है, इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्स देखो और उसके बाद फाइनल मोमेंटम लिखो। जिस बॉडी पर इम्पल्स अप्लाई करने जा रहे हो उसकी एक्सिस क्लियर होनी चाहिए, और जिस बॉडी पर अप्लाई करोगे मास हमेशा उसी का लोगे, डायरेक्शन एकदम क्लियर हो। तो यहाँ से अगर इस बात का आइडिया लेना चाहो तो मैं m2 की बात कर रहा हूँ, तो बताइए m2 के पास क्या कोई इनिशियल मोमेंटम था, तो आंसर है यस, mu2 था। क्या उस पर कोई हमें इम्पल्स मिला था, यस मिला था, m1 ने m2 को दिया था, और वो इम्पल्स कितना था उसको मैंने लिखा JD से, D फॉर डिफॉर्मेशन। तब इस बॉडी के पास फाइनल मोमेंटम आया। अब दोनों की डायरेक्शन पे बात करो, जो टू बॉडी है वो इनिशियली राइट साइड में जा रही थी, मैंने पॉजिटिव लिखा mu2। जो इम्पल्स मिला वो देखिए n0 है, वो भी राइट साइड में है इसलिए प्लस लिखा। फाइनल मोमेंटम जो m2 का आया वो भी वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा है, तो उसके भी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से इजीली देख सकते हो कि जो इम्पल्स होगा m अगर मैं कॉमन ले लूं तो v माइनस u2 होगा, इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने इम्पल्स किस पर निकाला है, बॉडी नंबर 2, यानी जिसका मास m2 था। ठीक, इसी टाइप से अगर मैं इम्पल्स निकालना सिखाऊं m1 बॉडी का, तो सबसे पहले m1 की फीलिंग को देखो। m1 पर जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है वो देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, और ये जो इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में। ये मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, कोई दिक्कत हो तो पीछे जाके देख सकते हो। अब बताइए, जब ये इक्वेशन लगाओगे इनिशियल मोमेंटम किस बॉडी का इनिशियल चाहिए, m1 का चाहिए, बताइए इसका इनिशियल मोमेंटम किधर था। तो जब ये बॉडी आ रही थी तो mu1 राइट साइड में था, यानी इसका प्लस mu1 होगा, कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या इस बॉडी पर कोई इम्पल्स मिला है, यस मिला है। वो कितना है, n0, जिसको मैं यहाँ GD से लिख के बताऊं, जो मैंने माना हुआ है, तो JD, J फॉर इम्पल्स, D फॉर डिफॉर्मेशन। अब ये साइन यहाँ पे प्लस होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो आंसर है नहीं होना चाहिए। क्यों, इस इम्पल्स की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो मुझे इसको लिखना चाहिए माइनस JD। अब बताइए m1 का फाइनल मोमेंटम, डिफॉर्मेशन के टाइम पे दोनों वेलोसिटी v से ही चलेंगे, तो इसका फाइनल वेलोसिटी v है, राइट साइड में है, तो यहाँ पर लिखेंगे m1 v1 और ये m1 v1। अब बताइए यहाँ से अगर मैं m1 को कॉमन ले लूँ तो u1 माइनस b1। अब b1 लिखना ज्यादा सही नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही मान लिया है कॉमन वेलोसिटी v है, तो इस b1 को v लिखना है, ये ध्यान रखना है JD। ये v क्या हुआ, क्योंकि जब दोनों v वेलोसिटी से चल रहे हैं डिफॉर्मेशन के टाइम पे, v1 तो कॉलिजन के बाद का है, तो अभी हम v1 यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली जो इम्पल्स आया m1 बॉडी पर, उसका आंसर होगा m1 u1 माइनस v। ये है इम्पल्स कैलकुलेशन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो दोनों इक्वेशंस अपने पास हैं, JD यानी m2 बॉडी के लिए जब लिखा तो क्या आया, v माइनस u2, और जब हमने यही इम्पल्स निकाला m1 बॉडी के लिए तो वो आया u1 माइनस d। ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई थी मोमेंटम की, और ये हो गई दूसरी। तो दोनों इक्वेशन को यहीं पे रोक लेते हैं। अब थोड़ी बात कर लो इसी पॉइंट पर ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में फिर इम्पल्स कैलकुलेट करना है, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जितना अच्छा पिकअप बना के चलोगे आगे उतना ही हेल्प करेगा जब क्वेश्चन करोगे। अब देखना, अब ये हो रहा है रिफॉर्मेशन। अब ये बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं JR। R का मतलब है रिफॉर्मेशन, यानी वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन में ये बॉडी है अपनी m1, ये बॉडी है m2। अगर मैं पहले m1 के लिए निकालूं
तो m1 के लिए जरा देखो इसमें क्या हो रहा है। m1 का पहले इनिशियल मोमेंटम पता करो कि उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है। तो इनिशियल मोमेंटम और दोनों में नॉर्मल फोर्स, तो अब देखिए ये नॉर्मल इधर लग रहा था, इस पर नॉर्मल इधर लग रहा था। तो अगर m2 बॉडी की बात करो या m1, तो सॉरी जो m2 बॉडी है वो एक्सीलरेट होगी और जो m1 बॉडी है वो डी एक्सीलरेट होगी, है ना। तो जैसे मानो ये m2 बॉडी बनाई, इस पर इम्पल्स किधर, इधर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी v, और जब रिफॉर्मेशन हो जाता है तो कितनी वेलोसिटी से चलती है, v2 वेलोसिटी से चलती है। अब ये दोनों मोमेंटम यहाँ पे लाके रखो। तो सबसे पहले इसका लिखना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी नंबर 2, इम्पल्स फोर्स, और फिर लिखना है फाइनल मोमेंटम। बताइए इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है। तो आंसर है m2v। क्यों? क्योंकि रिफॉर्मेशन के टाइम पर ये वाली v स्पीड से राइट साइड में चल रही थी। इस पर जो इम्पल्सिव फोर्स लगा वो राइट डायरेक्शन में n0 लग रहा है। तो यहाँ पे n0 की जगह मैंने लिखा हुआ है jr फॉर रिफॉर्मेशन। फाइनल मोमेंटम में मास इसी का और वेलोसिटी क्या है, v2। तो यहाँ लिखोगे v2। अब देखिए, अब मैं अगर इसी फॉर्मूले पर आऊं और इम्पल्स फॉर रिफॉर्मेशन की बात करो तो m2 को ले लो कॉमन, यहाँ से आएगा v2 माइनस v। ये है टू बॉडी के लिए इम्पल्स। निकल आया। तो इम्पल्स निकालने का मतलब है पहले चेक करो इनिशियल मोमेंटम विद द डायरेक्शन, फिर नॉर्मल चेक करो, इम्पल्सिव नॉर्मल विद द डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम लिख दो, अपने आप इक्वेशन आ जाएगी। इसी टाइप से अगर मैं m1 की बात करूं तो प्रैक्टिस काफी हो गई। तो यहाँ पर जब jr निकालोगे तो ये आएगा m1, पहले किस स्पीड से चल रही थी, v से, अब किससे चलेगी, v1 से चलेगी। तो इसका आएगा m1 v माइनस 1। और अगर चाहो इसको निकालना तो इसके लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। बस ये ध्यान रखना है इस पर इम्पल्सिव फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो जहां पर हमने जे आर प्लस लिया था उसमें माइनस हो जाता है और फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन राइट साइड में ही रहती है। तो अब यहाँ से हमने इक्वेशन कौन कौन सी बना ली, देखो एक तो ये है इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन m1 और m2 के लिए, ये है m1 बॉडी के लिए ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, इम्पल्सिव फोर्स निकाल दिया। ये है m2 बॉडी के लिए इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, जिसका वैल्यू है v2 माइनस v। अब ये फॉर्मूले हमें यूज करते हैं। चलिए यहां तक आ गए। ये था कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे जाने से पहले की कहानी। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको। देखो जैसे कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था रेशियो बिटवीन इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन टू द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो फिर से लिखिए E इक्वल, अब हमें क्या चाहिए, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। मान लो मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ बॉडी नंबर 2 के लिए। अपना जो कॉफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ये था इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन टू द डिफॉर्मेशन। अब जे आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, तो जे आर की वैल्यू बॉडी नंबर 2 के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, और उसकी वैल्यू क्या आई थी, v2 माइनस v अपॉन। अब हमें डिफॉर्मेशन निकालना है बॉडी नंबर 2 के लिए, यहाँ था m2, और जो हमने निकाला था इम्पल्स डिफॉर्मेशन यानी डिफॉर्मेशन के टाइम पे 2 बॉडी के लिए वो था v माइनस u। यही फॉर्मूला बनाया था अभी। यहाँ से देखो m2 से m2 कैंसिल कर दो। अब देखना जो v2 लिखा हुआ है उसको रहने दो। अब v की वैल्यू सोचो, थोड़ी देर पहले मैंने v की वैल्यू निकाली थी, कहा था इसको लेफ्ट साइड से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, जिसको मैंने बोला था कॉमन वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ m1 v1 m2 v2। यहाँ मैं v1 v2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रिफॉर्मेशन के बाद की बात है। तो यहाँ पर था m1 प्लस m2, ये मैंने क्या किया, इस v की वैल्यू को रख दिया। अपोन में आइए, यहाँ देखिए v लिखा हुआ है, फिर से इसकी वैल्यू रखनी है। पर अब ये ध्यान रहे कि b1 b2 नहीं लेना है। ये क्या चक्कर है, ये जो वेलोसिटी v मैं कॉमन ले रहा हूँ, मैंने ऊपर वाले केस में किसके लिए लिया, रिफॉर्मेशन। बहुत बच्चों ध्यान से देखना, जल्दी में इसको लोग स्किप कर देते हैं, सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं, पर अगर अच्छे से एडवांस की तैयारी करनी है तो हर चीज पता होनी चाहिए।
यहाँ पर मैंने लिया रिफॉर्मेशन, इसीलिए मैंने वेलोसिटी v1 v2 यूज की है जो रिफॉर्मेशन के बाद आई थी। अब जब यहाँ पे नंबर आया v लिखने का, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ u1, और यहाँ पे क्या लिखा m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कोई भी चीज रटनी नहीं है, सब कुछ सॉल्व करके आगे बढ़ना है। माइनस u2 है तो माइनस u2 करिए। ध्यान रहे ये वेलोसिटी कौन सी है कॉमन वाली, ये थी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, क्योंकि डिफॉर्मेशन के टाइम पर, और वो थी रिफॉर्मेशन। अब ये यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। चलिए m1 m2 को एलसीएम ले लेते हैं और फटाफट v2 m1 प्लस m2 माइनस m1 v1 m2 v2। और मैंने इसमें क्या किया मैं बता दूं, m1 m2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस साइन इसके अंदर जाएगा, तो देखो यहाँ से m2 v2 कैंसिल होंगे, तो लास्ट में जो बचेगा, टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ m1 u1 m2 u2 इधर माइनस m1 प्लस m2 और u2। ये कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर सकते हो। एलसीएम ले लिया और m1 m2 नीचे दोनों में आएगा, सिर्फ उसको काट दिया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब देखो ये सिंपल सा यहाँ पे एक कैलकुलेशन नजर आ रही है, इसको देखो m1 v2 m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइड बाई m1 u1, साथ में लिखते रहना m2 u2 माइनस m1 u2 और प्लस का m2 u2। अब इसमें देख लो जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो। यहाँ पे देखोगे m2 v2 कैंसिल होगा, यहाँ पे m2 u2 नहीं, m1 u1 और m2 u2 कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, प्लस प्लस सॉरी, ये माइनस साइन जब इसके अंदर जाएगा तो इस टर्म को भी माइनस कर देगा, है ना, तो ये और ये कैंसिल। अब बचा m1 m1 को कॉमन लो, यहाँ से आएगा v2, यहाँ से मिलेगा v1, और अपोन में फिर m1 कॉमन लो, यहाँ से मिलेगा u1 और यहाँ से मिलेगा u2, ऐसे m1 कैंसिल हो गए, अपने पास आ गया v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। ये है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जनरली बच्चे ये याद कर लेते हैं कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, फिर उनके दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि ऊपर हमने v2 माइनस v1 क्यों लिखा और नीचे u1 माइनस u2 क्यों लिखा। फिर वो उसमें कई लोग का आंसर होता है कि जो रिफॉर्मेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि बॉडी जब हटती है तो निगेटिव नहीं ले सकते, पर वो एक रटने वाली चीज है। प्रॉपर वे में निकालिए और यहाँ तक आइए। तो हमने डिसाइड कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। अभी तक हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं करी है जिसमें रटने वाली चीज आई है। यहाँ पर इसके आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना है v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 2 आफ्टर कॉलिजन। v1 फर्स्ट बॉडी का कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी है, u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटीज हैं। अब इस प्रोसेस से अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को फिर से डिसाइड करें और अच्छे से समझने की कोशिश करो कि बेसिकली ये रेस्टिट्यूशन है क्या। देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अगर हमें एक बार और सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो E इक्वल, ये क्या बना v2 माइनस v1, ये क्या बना u1 माइनस u2। रिलेटिव वेलोसिटी हम सभी ने पढ़ा है, ये क्या है, ये दोनों बॉडीज हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, जहां पे दोनों बॉडी मिलती है नॉर्मल टू नॉर्मल, वो मैं बताऊंगा जब मैं टाइप ऑफ कॉलिजन पे आऊंगा, वहां पे बताऊंगा। और यहाँ पे लिखना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच, और वही चीज यहाँ भी रखनी है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। दूसरी एक चीज यहाँ पर और क्लियर हो रही है कि जो कॉलिजन हम पढ़ रहे, मैंने ये एक बार भी नहीं बोला कि कोलाइड करने वाली बॉडी स्फेरिकल थी या ये बॉडी चौकोर थी, कहीं शेप और साइज की बात की गई
तो आंसर है नहीं की गई। मतलब कॉलिजन का ये रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, वैसे तो ये न्यूटन का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, इसको न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ भी बोलते हैं, पर कॉलिजन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है बॉडी के शेप और साइज पर और साथ में उसके मास पर भी। क्यों? अपने इस फॉर्मूले में कहीं भी मास नहीं आ रहा है और ना ही बॉडी का वॉल्यूम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी ना तो शेप और साइज पे डिपेंड करती है, ना ही उसके मास पर डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू। इतना आने के बाद अब इसको बड़े आराम से समझ सकते हो। देखो उल्टा चलो, मान लो अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो एनर्जी कॉलिजन करने से पहले थी वही बाद में भी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होना चाहिए। इक्वल तभी होगा जब किसी तरह कोई एनर्जी का लॉस ना हो। क्यों? अगर कोई लॉस नहीं है तभी तो बोलोगे। तो इसका मतलब ये परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन की बातें की जा रही है। अगर लॉस नहीं तभी भाई जितनी स्पीड से दो बॉडी टकराई उतनी स्पीड से चली गई, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये पूरा इशारा ये कर रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि अगर मैंने लिया ई का वैल्यू 1, तभी ये पॉसिबल है कि u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1। ये देखिए ये दोनों आपस में इक्वल, यानी velocity of approach along the line of impact will be equal to velocity of separation along line of impact will be equal। लेकिन कब? जब e का वैल्यू 1 हो। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट में हम समझ सकते हैं e का वैल्यू 1 कब आएगा? जब कॉलिजन का टाइप परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो मुझे पता चल गया परफेक्टली इलास्टिक की बात जब भी हम करेंगे अपने फॉर्मूले में ई का वैल्यू 1 डालेंगे, पहली चीज। दूसरा इसमें एक रिजल्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच इक्वल है। दूसरा इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होगी। क्यों कंजर्व होगी? क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है। दूसरा ये कॉलिजन का टाइप कौन सा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक। अब मान लो हमने ऐसे ही रेंडमली लिख दिया, क्या ई का वैल्यू 0 हो सकता है? लिख के देखो, अगर मैं 0 इस फॉर्मूले में डालूं तो मेरे पास आएगा v2 माइनस v1 इक्वल ई टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। तो अगर e का वैल्यू हमने 0 कर दिया तो v2 माइनस v1 इक्वल 0, तो v2 इक्वल v1। यानी कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चलेंगी। अब बताओ ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब एक बॉडी दूसरे में एम्बेडेड हो जाए। तो कहने का मतलब है ये किस टाइप का कॉलिजन बनेगा? ये बनेगा परफेक्टली इनइलास्टिक। ये आ गया परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इसमें अगर किसी ने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, मान लीजिए हम लोगों से पूछा गया कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, तो जब ये अलग हटेंगे ही नहीं तो सेपरेशन वेलोसिटी आएगी कहाँ से? तो आंसर होगा 0। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? u1 माइनस u2 है। आराम से कह सकते हो। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले बॉडी की काइनेटिक पूरी पोटेंशियल में चलेगी, उसको दोबारा तो कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? नो। पर इन दोनों कॉलिजन में क्या मोमेंटम कंजर्व है? यस यस, दोनों में कंजर्व है। अब जनरल कॉलिजन जिसकी हम लोग बात करते हैं कि इन इलास्टिक, नॉट परफेक्टली, अगर मैं बात करूं केवल इन इलास्टिक, याद करो मैंने इन इलास्टिक में बोला था थोड़ी सी एनर्जी रह जाती है, तो ई का वैल्यू कितना होगा वो भी डिस्कस किया था, लेस देन 1 होगा और 0 से ज्यादा होगा। इन इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू लेंगे। अब हमारे दिमाग में एक चीज और आती है, क्या ई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है? दिमाग है, सोच सकता है। ई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? तो जरा सोचिए, मान लो मैंने इसको 1 से ज्यादा मान लिया, तो 1 से ज्यादा जब मानोगे तो इसका मतलब साफ है कि v2 अपॉन v1 और u1 माइनस u2 को आपको 1 से ज्यादा लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यही तो कह रहा है, अगर इस वैल्यू को 1 से ज्यादा मानते हो तो ये रेशियो भी 1 से ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि v2 माइनस v1 इज ग्रेटर देन u1 माइनस u2। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच से ज्यादा है। ये प्रैक्टिकली सही लगता है कि अगर मैं किसी बॉल को इतनी हाइट से फेंकूं, h हाइट से, नीचे कोई भी दूसरा सोर्स नहीं है एक्सटर्नल, तो क्या ये बॉडी अपने आप इससे ज्यादा ऊपर जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। हाँ, ये इसके इक्वल आ जाएगी, ये इससे नीचे रह जाएगी, पर इससे ऊपर थोड़ी ना चली जाएगी।
मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच से ज्यादा नहीं हो सकता है, अगर न्यूक्लियर केस को काउंट हम ना करें तो, जनरल बात करें तो इसका मतलब साफ है कि कॉलिजन और रेस्टिट्यूशन का वैल्यू इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमने बड़े आराम से देख लिया, अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। जनरली मान लो कहीं भी ऐसे ही पढ़ना शुरू किया, नंबर आया कॉलिजन का और फॉर्मूले में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो बस इतना याद रखना V2 माइनस V1 इसको ऐसे पढ़ना है, और यहाँ था U1 माइनस U2, ये आपको सारे आंसर देता रहेगा। सपोज आप चाहते हो कि सेपरेशन वेलोसिटी उतनी ही हो जितनी पहले थी, तो मजबूरी है कि E का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, तो याद आ जाएगा इलास्टिक है। E रहता है तो इनइलास्टिक है। और अगर ऐसा होता है कि दोनों वेलोसिटी आपस में इक्वल हो रही है, तो V2 V1 कॉलिजन के बाद इक्वल तभी होगा जब राइट हैंड साइड का टर्म 0 हो जाए। 0 तभी होगा जब E का वैल्यू 0 लोगे। इस टाइप से हमने 3 टाइप के कॉलिजन्स की थ्योरी को कंप्लीटली डिस्कस किया। So that was the theoretical part of collision, and next video we will discuss the numerical part one by one. Okay, thank you.